समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता आप सबके देश और दुनिया के सवाल लेते हैं। शेखर, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और ईरान, अमेरिका और इजराइल पे कुछ नजर दिन नहीं कुछ है। ना चले तो अच्छा है क्योंकि ज्यादा हो गया है अभी। एक सीरीज ऑफ कट द क्लटर भी सर कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लग रहा है कोई जान छूटे। सच्चाई ये है कि हमारे देश में इतनी राजनीति हो रही है, जी। इतने चुनाव हो रहे हैं, किसी को उसमें दिलचस्पी है ही नहीं जी। है। अभी तो नहीं है, शायद बढ़ जाएगी जैसे आगे चलेगी गाड़ी, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी तो सिर्फ इसी में है। जी, अब इसी पे सवाल भी बहुत आ रहे हैं। तो पहला सवाल भारत दैट इज इंडिया ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने 2001 में कहा था कि, और ये इंग्लिश में कोट है, आई नो व्हाट अमेरिका इज, मैं जानता हूँ अमेरिका क्या है। अमेरिका इज अ थिंग यू कैन मूव वेरी इजीली, मूव इट इन द राइट डायरेक्शन। अमेरिका एक ऐसी चीज है जिसको आप सही दिशा में अपनी तरफ से मोड़ सकते हैं। दे वोंट गेट इन आवर वे। अमेरिका हमारे रास्ते में नहीं आएगा। नेतन्याहू ने ओस्लो अकॉर्ड को लेकर भी बहुत कुछ कहा था। क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को इतिहास में नाम दर्ज करवाने का सपना दिखाकर ईरान पर बिना ज्यादा तैयारी के हमला करवाने पर मजबूर किया? और क्या इस युद्ध से किसी को सिर्फ फायदा है तो वो चीन है? देखिए, पहली बात तो आपकी ठीक है कि चीन को ही फायदा है। इस समय वो चुपचाप बैठा हुआ है। हम ही एक बेवकूफ़ हैं। हम यहाँ पे यही, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा रोना धोना हो रहा है। अरे उनकी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान बातचीत करा रहा है, हम क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे आपको बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो 2 लोगों में लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान वहाँ पड़ोसी है, उसको बोला आप मैसेज लेके जाओ, आप मैसेज लेके आओ। आपको उससे क्या लेना देना है? आप अपनी स्थिति पे फोकस कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपना डिटर्रेंस बनाइए, अपनी इकोनॉमी को संभालिए। चाइना वही कर रहा है। चाइना उसमें बोल भी बहुत कम रहा है। और उस चाइना ने तो ये भी नहीं कहा कि यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी मीटिंग आनी चाहिए, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि लड़ाई बंद करो। चाइना इसमें चुपचाप बैठ के पॉपकॉर्न लेके मस्ती कर रहा है वहाँ पे। ये बात आपकी ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक कि नेतन्याहू की मैनिपुलेट करने की बात है ट्रंप को, नेतन्याहू की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ट्रंप उससे इम्प्रेस होंगे, क्योंकि वो भी एक मैचो इंसान है, ट्रंप भी मैचो इंसान है। उम्र में भी कोई खास फर्क नहीं है। नेतन्याहू थोड़े छोटे हैं पर इतना खास फर्क नहीं है। तो नेतन्याहू को अमेरिका का बहुत तजुर्बा है। वो अमेरिका में इजराइल के बहुत 4 दशक पहले राजदूत रह चुके हैं और उनकी इंग्लिश बहुत ठीक ठाक है। तो वो अपना कम्युनिकेशन रखते हैं। और जैसे डेमोक्रेट्स थे, बाइडेन, उसके पहले ओबामा, वो नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ओबामा की और नेतन्याहू की जो रिलेशनशिप थी वो बिल्कुल ख़राब थी। तभी जब जेसीपोआ, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें ईरान के ऊपर बारी बारी सैंक्शंस हटनी थी, और ईरान ने एक वायदा किया था कि वो एक लेवल के आगे एनरिच नहीं करेगा यूरेनियम, वो नेतन्याहू को पसंद नहीं था। अब ट्रंप, क्योंकि राइट, और राइट का भी हार्ड राइट की सरकार आई है, और ट्रंप ज़्यादा सोचने वाले नहीं है। ट्रंप कुछ ऐसे ही हैं, बेवकूफ़ नहीं है वो, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो इतना दुस्साहस वाला इंसान होता है कि बिना पैराशूट चेक किए कई बार छलांग मार देता है। जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हो गया था। अब वो पिक्चर धुरंधर में कोई भी बहाना लगा लिया, लेकिन हुआ तो ऐसे ही था। ये इसमें कि भी टेररिज्म आ रहा है और अभी यूपी का चुनाव चोरी हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं, पर लेकिन फिल्मों की बातें हैं। एनीवे, तो इजराइल जो है, हमें पहले समझना चाहिए कि इजराइल का अमेरिका के लिए और पश्चिमी देशों के लिए महत्व क्या है। सारे वेस्ट एशिया में इजराइल एक यूरोपियन देश है, वो वेस्टर्न देश है। सारे वेस्ट एशिया में या अरब हैं या इरानियंस हैं, लेकिन सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। उसके अंदर एक अलग कंट्री है जो कि एक पश्चिमी देशों की पावर वहाँ पे है, फुटहोल्ड है। वो कभी उसको वहाँ से हिलने नहीं देंगे, और उन्होंने ही वहाँ पे इजराइल बनाया भी है।
और एक तरह से इज़राइल के बारे में जो वेस्टर्न दुनिया दुनिया है उसके कॉन्शियस प्रॉब्लम भी है, जो उसके साथ जो हुआ था, और क्योंकि उन्हीं के देशों में हुआ था। जी हालांकि दूसरी बात जो इज़राइल वाले कहते हैं उसमें भी कुछ दम है कि आप लोग सब फोकस करते हैं कि यूरोप में हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन हम लोग तो सारे मिडल ईस्ट में रहते थे। हम तो सऊदी अरेबिया जो आज है उसमें रहते थे, जो यूएई आज है वहाँ रहते थे, जी ईरान में बहुत रहते थे, इराक में बहुत रहते थे, हम्म टर्की में बहुत रहते थे। अब क्यों नहीं रहते? क्योंकि जी हमको वहाँ से निकाला गया। तो कुछ जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ हमारे यहाँ कश्मीर में, वैसे ही जूस के साथ बाकी मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशियन देशों में भी हुआ, तो उनके लिए देश बनाया गया। इसको वेस्टर्न कंट्रीज की पूरी सपोर्ट है। अब कभी स्पेन जैसा देश कुछ बोले, एक अलग पॉलिसी ले ले, क्योंकि स्पेन एक पेक्यूलियर पॉलिटिक्स भी है वहाँ की और पेक्यूलियर इतिहास भी है। जी यूरोप के देशों में जो कि सिर्फ ईस्ट यूरोप छोड़ दीजिए जो कि सोवियत ब्लॉक में थे, जो बाकी यूरोप के देश हैं उनमें डेमोक्रेसी एक तरह से सबसे बाद में स्पेन में आई, क्योंकि कब तक तो हम वहाँ पे उनके डिक्टेटरी राज करते रहे। जी तो उसके बाद जो स्पेन में जो पॉलिटिक्स है वो सेंसिटिव है, उनकी सोचने वाली है, और इस समय सारे यूरोप में बहुत पोलराइज्ड पॉलिटिक्स चल रही है। उसके बावजूद भी इज़राइल को पूरी सपोर्ट है। अब 1973 में भी जब एक बार इज़राइल बहुत प्रेशर में आ गया था, यौम किपुर वॉर में अचानक इजिप्ट से बहुत प्रेशर आ गया था, तब भी अमेरिका ने एकदम जिसको कहते हैं एयर ब्रिज बनाया था, कि एक के बाद एक प्लेन्स आ रहे थे सामान लेके अमेरिका से। तो वो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे लड़ाई ज्वाइन कर ली तो वो 80 साल का इंसान होने वाला है, इतनी जी बड़ी पावर है, उसके पास अपने मंत्री हैं, कुछ तो सोचना चाहिए था ना। और ये एक थोड़ी सी रेकलेसनेस ज़रूर है कि आप बोलते हैं कि मेरी जो सेना है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, वो सच्चाई है, लेकिन उस सेना को आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल भी करना चाहते हो, दुनिया में हर जगह आप सोचते हो कि मेरा इंटरेस्ट है। और फिर आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक थे माइक वॉल्ट्ज़, जी लेकिन उन्होंने एक बार वो गड़बड़ करी अपने सिग्नल के मैसेजिंग सिस्टम में। जब वो यमन में स्ट्राइक्स प्लान कर रहे थे तो अटलांटिक मैगजीन के एडिटर को भी उसमें डाल दिया, उसने वो बात खोल दी, तो उनकी नौकरी तो गई। जी और ट्रंप ने कुछ दिन के बाद वो अटलांटिक के एडिटर को अपने पास लंच पे बुला लिया। तो उस दिन के बाद से एनएसए कोई बना ही नहीं है। जी वो बेचारे मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, साथ साथ एनएसए भी हैं। और उसके पहले एलन मस्क ने वो डोज के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में काफ़ी लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट से निकाल दिए थे। तो वो जब पीछे से इनपुट्स नहीं आते हैं तो आपका गलतियां करने का चांस ज़्यादा होता है। जी अब शेखर यूएस की बात चली रही है तो अगला सवाल सृजन रावत ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि रिसेंटली यूएस मरीन्स को ईरान की तरफ एम्फीबियस शिप्स में भेजा गया था। अगर यूएस ने सच में खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश की है तो इंडिया के पास गैस के लिए क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, अगर वो खड़ग आइलैंड को कैप्चर करते हैं, पहली बात तो इतना आसान नहीं होगा। और ये जो एम्फीबियस शिप्स भी आ रहे हैं, अभी पहुंचे कहाँ हैं? इनको समय लगता है। शिप तो उड़ के नहीं जाते ना। जी शिप तो वही अपना 25-30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते हैं, 25 हम्म नॉट्स, 30 नॉट्स। और ये बड़े बड़े शिप्स हैं, इन पे लोग हैं, तो जी उससे ऊपर उनकी एवरेज नहीं होगी। फिर वो आएंगे, सुएज कनाल से निकलेंगे, सब उन्हें हम्म देखेंगे, फिर वो रेड सी में आएंगे। फिर मैं नहीं समझता कि शिप्स को लेके फिर वो स्ट्रेट ऑफ हम्म हॉर्मुज से अंदर लेके आएंगे। इन शिप्स को वो फिर सऊदी अरेबिया या उस तरफ के कोस्ट पे उतारेंगे और वहां से बाय रोड हम्म इनको लेके आएंगे इस साइड। इसमें समय लगेगा। जी कई लोग ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा 5 दिन में देता हूँ, फिर अब का 10 दिन और, तो शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं जब तक उनकी ये शिप्स लैंड एम्फीबियस फोर्सेस आ जाएं। लेकिन जो फोर्सेस हैं इतनी नहीं है कि जाके ईरान पर कब्जा कर पाएं। ये कुछ आइलैंड को कर सकते हैं। कोई लद्दाख एक आइलैंड है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ही बैठा हुआ है। उसमें इस ईरान के कुछ लोग होते हैं, वो सब रिकॉर्ड रखते हैं, एक रडार लगा हुआ है। और उसके साथ एक बड़ा चेशम आइलैंड है। जी चेशम में तो 1,30,000 के करीब लोग भी रहते हैं और बड़ा खूबसूरत है वहाँ पे, और रडार है उनका। जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर भी उनकी एयर स्ट्रिप है, और खर्ग आइलैंड पूरी तरह से आईआरजीसी के कंट्रोल में है, इसलिए उसको फॉरबिडन आइलैंड भी कहते हैं, जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है। और खर्ग आइलैंड एक ही आइलैंड है वहाँ पे जिसके पास अपना मीठा पानी है। जी तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा, क्योंकि आईआरजीसी वहाँ पे है, वो लड़ेगी, वो डग इन है अंडरग्राउंड, उसके पास बहुत एबिलिटी है लड़ने की, और वो
अंडरग्राउंड से बाहर निकल के ड्रोन्स वगैरह काफ़ी फायर करेंगे, तो ईरान सोचेगा कि मुझे कैजुअलिटीज़ बढ़ाने का मौका है, क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स ट्रूप्स का मतलब होता है कैजुअलिटीज़, जी। और कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है कि बॉडी बैग्स घर वापस जाएंगे। हम्म, जब बॉडी बैग्स जाते हैं तो पॉपुलर प्रेशर बढ़ता है, तो हम्म, ईरान ये सोचेगा, लेकिन ट्रंप को भी पता है आसानी से वो ग्राउंड ट्रूप्स नीचे नहीं रखेंगे, और ये सोचना कि ईरान की मेनलैंड पे ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, वो आप बात भूल जाइए, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान कोई इराक नहीं है। जी। ईरान की आबादी जो अभी है, इराक के जो 2003 में थी, उससे करीब 2 गुनी से भी ऊपर है, 2.5 गुनी के करीब है। हम्म, पढ़ा लिखा देश है, उसके 3 तरफ पहाड़ हैं, बल्कि अगर आप उनकी कोस्टलाइन भी देखें जो गल्फ के सामने, काफ़ी उसके अंदर क्लिफ, ऊंचाई, चढ़ाई, और वो पहाड़ियों के बीच में, दर्रों के बीच में, चट्टान के पीछे अपने मिसाइल लॉन्चर रखेंगे, जी। वहाँ से ड्रोन्स फायर करेंगे, तो कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं होगा जो कि ईरान के ऊपर लैंड इन्वेजन करे, और उसके लिए इतनी फौज लाना और उसको तैयार करना, उसको एक फर्म बेस तो चाहिए ना, ज़मीन से ज़मीनी हमला होता है। जी। तो इराक में जब हुआ तो कुवैत से हुआ, अब तो कुवैत तो आपको ईरान में नहीं जाने देगा, और कुवैत और ईरान के बीच में भी जाएंगे तो वो शत अल अरब आता है, तो इतना अच्छा टेरेन भी नहीं है, और कुवैत अलाउ भी नहीं करेगा आपको, इराक भी अलाउ नहीं करेगा, हालांकि अमेरिका की बेस है इराक में, लेकिन वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इराक में जो सरकार है अभी, वो कोई एंटी ईरान नहीं है, एक तरीके से वो प्रो ईरानी है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव हुआ, एक ही अरब कंट्री है जहाँ चुनाव होता है बार बार, लेकिन क्योंकि 65-70% आबादी वहाँ की शिया है, तो अब सरकार में भी शिया आते हैं। ये उल्टा हो गया, जब पहले सद्दाम हुसैन का राज था, तब ये सुन्नी इलीट थी, जो बाथ पार्टी थी, ये सुन्नी इलीट थी, तो सुन्नी इलीट हालांकि सुन्नी माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी वो डिक्टेटोरियल तरीके से इराक पे राज कर रहे थे। आपने कहा आपको डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी में तो जिसकी ज़्यादा, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक, तो उन्होंने सरकार ले लिया, तो इराक भी कभी अलाउ नहीं करेगा। तो ये सोचना कि आप कहीं से ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान का काफ़ी बॉर्डर फ्लैट है, सारा जी। फ्लैट नहीं है, लेकिन काफ़ी फ्लैट है, 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। पाकिस्तान लैंड फोर्सेस का आना, ये कोई बारात आने से कम थोड़ा है, ये तो बहुत राजा महाराजा की बारात, 100 राजा महाराजा के एक साथ शादी हो, तब इतना इंसान तामझाम होता है। जी। एक लैंड फोर्स का आना कहीं पे पाकिस्तान कभी अलाउ नहीं करेगा, और ये अमेरिका इतना इकट्ठा भी नहीं कर पाएगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई लैंड फोर्सेस ईरानियन मेनलैंड पे जाने वाली हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खबर आ रही थी एबीसी पे, वीडियोस भी थे कि तेहरान के अंदर जो पुलिस चेक पॉइंट थे, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जाके पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया है। तो ये इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन है, कोवर्ट ऑपरेशन है, और उसमें जो तेहरान के पुलिस चीफ भी हैं, जो अभी खबर आई थी, कल तक बदल सकती है, लेकिन अभी जो खबर आई थी उसमें कहा गया कि ईरान की सरकार ने बोला है कि उनके तेहरान के पुलिस चीफ को भी मार दिया गया है। तो इस तरह की सबवर्शन होती रहेगी, और अमेरिका की और इजराइल की दोनों की उम्मीद यही रहेगी कि कोई तरीके से ईरान के लोग फिर बाहर आ जाएं प्रोटेस्ट में, जैसे कि 15 जनवरी को आए थे, जी। क्योंकि वो भी बहुत साल से बहुत परेशान हैं, उनको भी ये डिक्टेटरशिप पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार लोग जब इतने पढ़े लिखे हो जाएं, तो उनके लिए डिक्टेटरशिप को टॉलरेट करना इतना आसान नहीं होता है। शेखर, अब इस वॉर में एक बड़ा कंफ्यूजन मोटिवेशंस पे है, जो पार्टीज हैं उनके ऊपर भी और अब इंटरमीडियरीज के ऊपर भी। तो अगला क्वेश्चन आंडले ने इस पे भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि मैं नेतन्याहू के मोटिवेशन को लेकर कंफ्यूज हूँ। क्या वो सच में वॉर के कंप्लीट क्लोजर और लास्टिंग पीस चाहते हैं? अगर वो किसी मीनिंगफुल पीस डील का ऑफिशियल हिस्सा नहीं बनते, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें रीजन में न्यूसेंस कंटिन्यू करने से कौन रोकेगा? देखिए, अभी तो उनको फायदा है कि ट्रंप वहां पे है, क्योंकि ट्रंप भी कुछ ऐसा नहीं चाहेंगे जो लगे कि उन्होंने कुछ कंसेशन दे दिया। हालांकि वो रोज कहते हैं लड़ाई तो मैं जीत गया हूँ, जी। लेकिन पहले वो बोलते हैं लड़ाई मैं जीत गया हूँ, फिर बोलते हैं मैं जाके फिर उनको और ठोकूंगा, तो ये दोनों बातें एक साथ बोलते हैं। तो उनको कौन रोकेगा ये कहना मुश्किल है, मुझे लगता है अल्टीमेटली उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वो इसराइल की पॉलिटिक्स से आएगा, क्योंकि सब जानते हैं इसराइल में भी कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि लड़ाई रुके, क्योंकि लड़ाई अगर रुकती है, इसीलिए उन्होंने भी लेबनान में शुरू कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने मिसाइल भी बहुत फायर किए थे, वो ईरान के बिहाफ पे ही। जब लड़ाई खत्म होगी तो फिर उनके जो केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, वो फिर से शुरू हो जाएंगे। जी। और और अगर दोबारा चुनाव होता है
और वो नहीं जीतते, मान लीजिए प्रधानमंत्री नहीं रहते, तो उनको जो इम्यूनिटी है उन मुकदमों से वो खत्म हो जाएगी। तो इस लड़ाई में काफी लोग ऐसे हैं जो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि लड़ाई बंद हो जाए। अब ईरान में अगर लड़ाई बंद हो जाए और लगे कि आयतोल्लास या आईआरजीसी या रेवोल्यूशनरी सरकार जो है वो उसने काफी कुछ खो दिया, सेटबैक हुआ है, तो फिर लोग वहां निकल के आएंगे, उनको खतरा खतरा हो जाएगा, वो भी डिक्टेटर्स हैं। ऐसी जैसे अब देखें कि यूक्रेन के अंदर अब पुतिन चले तो गए हैं, अब वो लड़ाई कहीं आगे चल नहीं रही, रुकी हुई है, लेकिन पुतिन उसको कैसे छोड़ें? तो लोग ऐसे फंस जाते हैं कि फिर वो उनको लड़ाई चालू रखने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। तो नेतन्याहू का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। जी। इसी मामले में आंधले का इसी में एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान उनके लिए माने इज़राइल के लिए भी बैक चैनलिंग कर रहा है एक ब्रोकर के रूप में, जबकि वो इज़राइल के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली रिजेक्ट करते हैं? देखिए, ब्रोकर, दलाल, ये तो एक रिटॉरिक है। मैं ऐसे ऐसे शब्द, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैसेज कैरिंग होती है जब दो देश लड़ रहे हैं। ये कहना लेकिन पाकिस्तान का कि हम मैसेज कैरिंग जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में कर रहे हैं, पर इज़राइल के लिए नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब ये इसमें सोच आपकी है कि सुनने वाला बेवकूफ़ है, क्योंकि लड़ाई अकेले अमेरिका की थोड़ा है, अमेरिका और इज़राइल की है। अमेरिका इज़राइल के बिहाफ पे भी बात कर रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट पाकिस्तान इज़राइल के बिहाफ पे भी बात कर रहा है। जैसे कि रॉयटर्स में पाकिस्तान की ब्यूरो से एक स्टोरी आई, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने एक मैसेज भेजा नेतन्याहू को अमेरिका के थ्रू कि देखिए आप सब लोगों को मार रहे हैं, 2 लोगों को छोड़ दें। एक तो अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, और एक गालिबाफ जो कि उनकी मजलिस नेशनल पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, क्योंकि दोनों पावरफुल लोग भी हैं और दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। अगर आप उनको भी मार देंगे तो बातचीत हम किससे करेंगे? अब इस बात में कोई इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सोर्स बेस्ड है, ना पाकिस्तानियों ने कंफर्म किया ना डिनाई किया, ना अमेरिकन ने, इजरायलीज ने, किसी ने कंफर्म किया या डिनाई किया। ये अब देखेंगे कि अगले 2-4 दिन में क्या होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इजरायली भी इन दोनों को मारने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, तो किसी के साथ तो चल रही है, और उनको भी चाहिए कि कोई तो वहां पे बचा रहे, कुछ ऑप्शन खुला रहेगा। तो ऐसी खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो अमेरिका और इजराइल एक तरफ हैं, ईरान एक तरफ है, और मैं कहूँगा अमेरिका और इजराइल और जीसीसी देश जो है 6, वो तीनों फोर्सेस एक तरफ हैं। उसके अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सब लोग हैं। जी। अब शेखर, ये सब जो चल रहा है इसमें जो क्रिटिसिज्म इजराइल की तरफ आ रहा है, बहुत सारा जो है वो एंटीसेमिटिज्म के नाम तौर पे भी उसको क्लेम किया जा रहा है। तो इस अगला सवाल भारत दैट इज इंडिया ने इसी पे भेजा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और नेतन्याहू की 4 दिन आलोचना की और उनको एंटी ज्यूज वीडियोस रिकमेंड होने लगे। जैसे इजराइल की आलोचना का मतलब है कि मैं ज्यूज से नफरत करता हूँ। सोशल मीडिया के आने से पहले भी दंगे और युद्ध होते थे, फिर भी समाज इतना पोलराइज नहीं था। क्या आज की दुनिया के पोलराइज होने का मुख्य कारण सोशल मीडिया और उनके एल्गोरिदम्स हैं? देखिए, एल्गोरिदम के तो सब गुलाम हैं, और आपको एक बात समझने की होती है। अगर मैं आज, मुझे जानवर बहुत पसंद है, आज मैं 2 कुत्तों के या बिल्लियों की वीडियो देख लूं या इंस्टाग्राम पे देख लूं, तो अगले 4 दिन मुझे वही आते रहते हैं। या पीछे एक दांत निकलवाया, विजडम टूथ, इस एज तक मेरे पास एक विजडम टूथ बचा हुआ था, तो वो परेशान कर रहा था। तो डॉक्टर ने कहा यार परेशान कर रहा है, निकलवा लो, काम तो कोई आता नहीं, बचपन में ही निकलवाना चाहिए था, अब तक रखा हुआ है। तो वो मैंने 1-2 बार कुछ पढ़ा कहीं पे कि विजडम टूथ ज़रूरत है निकलवाने की, पड़ा रहने दूँ, क्योंकि उसके ऊपर 2 दांत है नहीं, तो उससे कुछ काम तो फ़ायदा तो था नहीं, लेकिन परेशान कर रहा था। उसके बाद मुझे ऐसी चीज़ें रिकमेंड होनी शुरू हो गई, जैसे मैं कोई मास्टर इन डेंटल सर्जरी हूँ, या मैं कोई डेंटिस्ट्री की दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ, तो ये चीज़ें देखती रहती हैं आपको। और एआई के बाद में तो आप बात भी करते हैं किसी से। मैं अपने किसी बच्चे से भी बात करूँ किसी दिन, तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसी की फोटो गूगल हाइलाइट्स में मेरे पास आ जाती है। तो ये हम एक नई तरह की दुनिया में रह रहे हैं, जबकि आपका बिहेवियर, आपकी प्रेफरेंसेस हर समय स्टडी की जा रही है, और इसमें एआई की बहुत पावर है।
शेखर, अब आगे के जो सवाल है वो वापस हमें भारत की तरफ ले आते हैं। ये सवाल सृजन रावत ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की करंट स्टेट क्या है? मैंने सुना है कि हम इस साल सेकंड स्टेज तक पहुंच रहे हैं और ये प्रोग्राम 1958 से इतना लंबा क्यों चल रहा है? स्टेज 3 अचीव होने पर हमें क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए मेरे पास इतनी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है कि मैं ये बता सकूं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि इसके सबसे जानकार जो हैं वो प्रोफेसर अनिल काकोदकर हैं। जी। उनके साथ मैंने 2 बार वॉक द टॉक किया है और काफ़ी साफ बात करते हैं वो और काफ़ी उनको एक टीचर वाली क्षमता है उनके अंदर समझाने की। तो सौम्या पेले जो हैं हमारी साइंस की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको मैं बोलूँगा तो फिर से डॉक्टर काकोदकर से बात करेंगी और ये जब उसको दिखाएँगे तो सबिका मेंशन कर देंगी कि आपके नाम से कि आप उसको ज़रूर देख लें। आप अगर हमें एक अपनी ईमेल भेज देंगे तो हम आपके पास उसको डायरेक्टली भिजवा देंगे। वैसे भी मैं अपने साइंस ब्यूरो से कहूँगा कि इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें तरीके से। जी। शेखर, अगला सवाल निकुंज सांघाई ने भेजा है। वो इंडिया के आप रिसेंटली एक सीटीसी में भी आपने बोला है कि इंडिया पंचेस अबव इट्स वेट। तो वो उसी के रेफरेंस में पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के किंग मेकर बनने में सिर्फ 4 से 5 साल की देर है? 11% नॉमिनल ग्रोथ पर 2031 तक लगभग 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बन सकते हैं और हमारा डिफेंस बजट भी डबल हो चुका होगा। क्या तब ऐसी स्थिति बन जाएगी कि भारत विल फाइनली स्टार्ट पंचिंग अबव इट्स वेट? देखिए अभी मैंने आपकी बात ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था कि भारत पंचेस अबव इट्स वेट। मैंने कहा भारत पंचेस अकॉर्डिंग टू इट्स हुँ। वेट। वो हमारे यहाँ कई बार मुगालता हो जाता है हमको कि हम तो किंग कॉन्ग हैं। हम किंग कॉन्ग नहीं है, हम भारत हैं। ना कोई हम किंग कॉन्ग हैं, ना हम कोई लिलीपुटियन है। हम अपने भारत हुँ। हैं, हमारा साइज है, हमारी एक प्रेजेंस है दुनिया में, हमारा मार्केट है, वो सब कुछ है। तो ये सोचना कि हम 5 साल में दादा बन जाएंगे दुनिया के, ये नहीं होने वाला। 5 साल में अगर हम 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, इसमें बहुत हुँ। मेहनत लगती है। अब देखिए, लग रहा था सब ठीक-ठाक चल रहा है, 7% तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। अब ये मुसीबत आ गई बला, अब जी। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी सरकार की बोरोइंग बढ़ेगी, सरकार की बोरोइंग बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आरबीआई फर्दर बढ़ाएगा हुँ। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो सारा जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल, जी। ये शुरू हो सकती है अगर ये लड़ाई जल्दी बंद ना हुई तो ये देखिए, ये इतना आसान नहीं होता कि हम बोलें कि 2031 में ये होगा और अभी से जीत अपनी डिक्लेयर कर दें। हुँ। आप टेस्ट मैच में पहले दिन 1 विकेट पे 408 रन आजकल तो हो जाते हैं, ऐसे बना दें और बोले कि टेस्ट मैच तो जीत गया। टेस्ट मैच तो जी। 5 दिन का है ना, लोग तो 550 600 बना के भी हार जाते हैं आजकल। जी। तो ये इतनी जल्दी हमें विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी वाली बात है, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या पता क्या और धोखा सामने हो, क्या जी। पता और क्या गड्ढा आपके सामने आए। एक तो अभी आ ही गया है। हुँ। तो अगर आप 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन भी हो जाएंगे, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मिडिल इनकम के लोअर लेवल पे आना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि करीब 8,000 9,000। अभी मैं जी। एक दिन के लिए थाईलैंड गया था, फुकेट गया था कुछ बोलने के लिए। रात को गया, दिन में रहा, अगली सुबह वापस आ गया। वहाँ मैं देख रहा था कि उनके दुकानें-वुकानें, वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स बहुत हैं, क्लिनिक्स बहुत हैं, सफाई बहुत है। तो मैंने कहा एक बार देखता हूँ कि इनकी पर कैपिटा इनकम वगैरह क्या है। वो करीब $8,000 है, तो हमसे ढाई गुने से ऊपर ज़्यादा जी। है। तो हम जब 10,000 12,000 हमारी पर कैपिटा इनकम होगी, तब हम अपने ठीक वेट तक पहुँचेंगे। हुँ। इस समय आप सोचें, चीन की करीब $15,000-16,000 पर कैपिटा जीडीपी है। हुँ। हमारे को वहाँ पहुँचते भी काफ़ी साल लगेंगे, इसलिए अभी हमें मेहनत से काम करना है। हमें अभी विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करनी है। हमारे मित्र हैं मोंटेक सिंह ahluwalia, वो कई बार कहते हैं कि हम भारतीय कुछ ऐसे हैं कि वो मैच तो नहीं खेल रहे होते, लेकिन जब कोई सैकड़ा बनाता है ना, तो ग्राउंड में भाग के चले जाते हैं उसको गला लगाने के लिए। तो हम भी थोड़े से ऐसे स्पेक्टेटर बनते हैं। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत समय के लिए, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। शेखर, नॉर्थ ईस्ट में आपने काफ़ी रिपोर्टिंग करी है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। तो अगला सवाल संचित सुमन ने इसी में पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि पिछले हफ्ते एनआईए ने 11 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया, जिनमें एक कंट्रोवर्शियल अमेरिकन भी थे, जिन्होंने एलिजिडली म्यांमार में नॉन स्टेट एक्टर्स को ट्रेनिंग दी। और इस हफ्ते मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है।
ऐसे में क्या ये सोचना मुश्किल नहीं है कि देश इस रीजन में गड़बड़ पैदा कर रहा है? और आपके नॉर्थ ईस्ट के अनुभव के आधार पर ग्राउंड पर असली सिचुएशन क्या है और मेजर प्लेयर्स कौन हैं? देखिए, अब ये मणिपुर का मामला तो बहुत पेचीदा है, क्योंकि वहाँ पे हर ट्राइब के, एक तो कई ट्राइब हैं वहाँ पे, हुँ। सबके अपने-अपने ग्रुप हैं, हथियार हैं। नागाज़ के पास हैं, कुकीज़ के पास हैं, मिज़ोज़ के पास मिज़ोरम में नहीं है, लेकिन कुकीज़ लिंक्ड ट्राइब्स हैं, मेतीस के पास हैं, और उनकी आपस में बनती भी नहीं है। लेकिन कुकीज़ के अंदर ही बहुत ग्रुप हैं, और उसके पार म्यांमार में तो किसी का राज ही नहीं है। वहाँ तो काफ़ी इंडिपेंडेंट एम्पायर से समय चल रहे हैं। हुँ। तो उसमें काफ़ी क्रिश्चियन जो कंज़र्वेटिव क्रिश्चियंस हैं, वो आ रहे हैं। मर्सेनरी कह लीजिए, हुँ। या उनको सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून, तो खैर मर्सेनरी होता है, लेकिन उनको सोचिए कि अपने आप को होली वॉरियर समझते हैं। अब ये ना हमारी एक बहुत लिमिटेड सोच है। जब कहते हैं फंडामेंटलिज्म, सब कहते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। हर धर्म में फंडामेंटलिज्म होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में वो राजनीति में इस्तेमाल होता है, किसी में वो इंडिविजुअल्स फंडामेंटलिज्म करते हैं। सो जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है, वो भी जी। बहुत स्ट्रांग है, और इनमें काफ़ी लोग जो हैं ये क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हैं, जो वहाँ जाके मदद कर रहे हैं क्रिश्चियन ग्रुप्स की, हुँ। दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट ग्रुप भी हैं, जैसे चकमाज हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, कुछ हिंदू ग्रुप्स हैं, मेतीस हिंदू हैं, क्रिश्चियंस के अंदर भी अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। सबकी लड़ाई, कुछ की लड़ाई भारत सरकार के साथ है, जी। कुछ की लड़ाई म्यांमार सरकार के साथ है, उसके बीच में कुछ फ्रीलांसर लोग भी जाते हैं, यूक्रेनियंस हैं, अमेरिकन। अब ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि सीआईए का ऑपरेशन था, ये पकड़ लिया, उसको मैं इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर सीआईए ने इसको करना होता, वो अपने किसी अमेरिकन को इस यहाँ पे खतरे में नहीं डालते, क्योंकि उनको ये पता है कि भारत की सिक्योरिटी उस एरिया में बहुत चौकन्नी भी है। वैसे भी विदेशी आदमी, पश्चिमी देशों का आदमी, अमेरिकन, यूरोपियन, वहाँ एकदम समझ आता है, हुँ। तो उसका उसका छुपना बहुत मुश्किल है। जी। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका अपने लोग वहाँ ऑफिशियली भेजेगा। ये मुझे लगता है कुछ हुँ। फ्रीलांस एक्टिविटी, फ्रीलांस कम मर्सिनरी, क्योंकि ओके। वहाँ जो ग्रुप्स हैं वो ड्रग स्मगलिंग करते हैं, वो गन रनिंग करते हैं, हुँ। उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, और वो पैसे दे भी सकते हैं। ओके। शेखर, अब अगला सवाल मधुसूदन द्विवेदी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग और युवा कभी राजनीतिक भक्ति के चश्मे को उतार कर गवर्नेंस और संस्थानों की स्वतंत्रता पर जवाबदेही तय करेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है, अफ़सोस की बात है कि नौजवान ये नहीं कर रहे हैं, और जो थोड़े बड़ी एज के हैं, जो गृहस्थ हैं, वो सोच रहे हैं मुझे मुफ़्त में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बस मुफ़्त हो गई। अब आदमी को भी बस मुफ़्त तमिलनाडु में मिलने वाली है, इतने हज़ार वैसे मिल जाएँगे। तो मिनिमलिस्टिक लेवल पे उन्होंने अपनी अपनी हुँ। एक्सपेक्टेशंस सेट कर ली हैं। अभी चाहिए नौजवानों को कि आगे की सोचें, जी। एस्पिरेशनल बने, लेकिन उसके अंदर धर्म आ गया, उसके अंदर नेशनलिज्म आ गया, और एक नई परिभाषा नेशनलिज्म की आई, राष्ट्रवाद की, जो धर्म में एक तरह से उसको डाई किया हुआ है। हुँ। तो इसके बाद नौजवान वहीं तक सोचता है, उसके आगे की सोच नहीं रहा है, जी। और अपने बारे में इतना नहीं मांग रहा है। हुँ। लेकिन हर चीज़ की साइकिल होती है, और ये साइकिल चलती रहती है। जी। शेखर, अब हमारे शो के आखिरी 2 सवाल हैं। एक क्रिकेट पे है और एक धुरंधर पे। तो पहला सवाल मैं क्रिकेट पे लूँगी। वो सूरज ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि आईपीएल 2026 में आपकी पसंदीदा टीम कौन-सी है और क्यों? देखिए, ये तो ऐसे कहने की बात होगी ना कि आप किसको वोट देने वाले हो। तो हमारी तो आईपीएल में कोई कोई कमिटमेंट नहीं है फलाना टीम के साथ या उसके साथ। जो भी अच्छा खेले, और जैसे लीग की स्टेज आगे जाएगी, तब हर सीज़न में एक लॉयल्टी बनती है। जी। हमारी कोई फिक्स लॉयल्टी नहीं है। हाँ, कोई 2 लोग खेल रहे हैं, अब किसी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, तो दिल्ली की टीम है तो दिल्ली जीत जाए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। तो उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। आईपीएल में मैं देखता हूँ उसमें टैलेंट देखने के लिए, कि हुँ। भारत का नया टैलेंट क्या आ रहा है, नौजवान टैलेंट क्या आ रहा है, फास्ट बॉलिंग। अब कई अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं इस टाइम। इस बार देखिए, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर इस बार भारत में रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है, एक जी। इतिहास बना है। बचपन से हम देखते थे कि रणजी ट्रॉफी में सारी टीमें इंतजार करती थी कि हमारा मैच जम्मू एंड कश्मीर के साथ हो, बहुत रन बनेंगे, बहुत विकेट मिलेंगे, हमारे रिकॉर्ड बेटर होंगे, है तो फर्स्ट क्लास मैच। उस जम्मू एंड कश्मीर ने इस बार भारत में नेशनल चैंपियनशिप जीती, और जी। फाइनल में उन्होंने कर्नाटका को हराया, कर्नाटका में ही हुँ। जाके, हुबली उनके होम ग्राउंड में। और वो कर्नाटका की टीम जिसके अंदर केएल राहुल हैं,
मयंक अग्रवाल है, और जिसके अंदर प्रसिद्ध कृष्णा जो इंडिया के जी। टेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, सब लोग हैं। उसके बावजूद उनको हराया। तो वो जम्मू एंड कश्मीर के कप्तान हैं पारस डोगरा, वो यहाँ आए थे, जहाँ हम बैठे यहीं बैठे थे, और प्रिया गुलाटी के साथ एक इंटरव्यू भी करके गए हैं। उसका लिंक सब आपके साथ शेयर करेंगे, आप देख लेना। और उसमें भी एक फास्ट बॉलर है, आकिब नबी है, पेस भी है उसके पास में, लेकिन उसके अलावा उसको बॉल को पकड़ना, उसके सीम को संभालना, उसका एंगल ठीक लेना, उसको लेंथ पे फेंकना, ये सब कुछ आता है। जैसे कि एक और कश्मीर से आया था, जम्मू एंड कश्मीर से, वो जम्मू का लड़का था, उमरान मलिक। वो इंडिया में फास्टेस्ट बॉलर है, लेकिन क्योंकि इतना फास्ट है कि उसका बॉडी का मेंटेनेंस करना, इंजरी होती है, एक्यूरेसी की कमी है, वो भी इस साल खेल रहा है, वो भी उसको भी देखना होगा। तो फास्ट बॉलिंग टैलेंट इंडिया में और आ रहा है, सिर्फ बुमराह से नहीं चलेगा। बुमराह के साथ 2 बॉलर्स और चाहिए, खास करके अगर भारत को विदेश में टेस्ट क्रिकेट देखनी है। राइट। इस साइकिल में भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि होम सीरीज हार गया भारत अभी न्यूजीलैंड के साथ। अब देखिए, दूसरी होम सीरीज हमारे पास लंबी होगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट की। वो फैसला करेगी कि हम WTC फाइनल जाने का कोई मौका रखते हैं कि नहीं। उसके लिए हमें बॉलिंग टैलेंट भी चाहिए। बैटिंग टैलेंट अभी फिर भी ठीक है, लेकिन बॉलिंग टैलेंट वीक है। स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत वीक है, जी। और ये T20 में स्पिन बॉलर इतने अच्छे आते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं इस समय, क्योंकि क्रिकेट का फ़ैन हूँ, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मैं जब देखता हूँ IPL, तो मैं नया टैलेंट देखता हूँ, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि बहुत छोटे-छोटे शहरों से ये लड़के आ रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में, और इतने पैसे बना रहे हैं, इतना टैलेंट है, और इतने सीनियर लोगों के साथ सीख भी रहे हैं। इन्हीं से आप देखिए, हमारी जो T20 टीम अब निकली है, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। अगर वो 10 मैच खेलेगी किसी भी टीम के साथ, तो उसमें से 6 या 7 तो जीतेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी क्यों ना हो। तो ये टैलेंट IPL से आता है, ये हमारे टैलेंट की नर्सरी। शेखर, अब आखिरी सवाल जो है वो धुरंधर 2 पे है। ये सेनापति ने भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने धुरंधर 2 देखी, और क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्में सीधा राजनीति पर प्रभाव डालती हैं? देखिए, पहली बात, अब मैं आपको सच बोलूँ कि मैंने धुरंधर 2 नहीं देखी है। धुरंधर 1 देखी थी, और मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी, मुझे वो अच्छा एंटरटेनमेंट लगी। प्रोपेगेंडा था, लेकिन प्रोपेगेंडा हर फिल्म में होता है। जेम्स बॉन्ड की, लेकार की, सब फिल्म में प्रोपेगेंडा ही है एक तरीके से। तो दूसरा मैंने देखा नहीं है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, राजनीति ज़्यादा है। वो मैंने अभी देखी नहीं है, जब देखूंगा तो आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि फिल्मों को फिल्म के तरह देखिए, और फिल्मों से कोई बेवकूफ़ नहीं बनता है। फिल्म को लोग देख के आते हैं, थोड़े बहुत दिन बात करते हैं। जिसकी जो राजनीति होती है वो वहीं रहता है, किसी की राजनीति बदलती नहीं है फिल्म से। जो सोचता है कि जो फिल्म में दिखाया है कि ये मोदी सरकार ने किया वगैरह वगैरह, वो मोदी सरकार का अगर वोटर है तो उस बात को मान जाएगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि बहुत चीज़ें जो फिल्म में दिखाई गई, खास करके ये बात कि एजेंट पाकिस्तान भेजा गया रणवीर सिंह को, जी। मैं ज़्यादा कोई स्पॉइलर दूंगा नहीं, वैसे मैंने देखी भी नहीं है दूसरी वाली, लेकिन उसको भेजा गया, वो भी तो 2004 में भेजा गया, तब तो UPA का राज था। उसके बाद कई एक्शंस जो उनके हुए, चाहे वो रहमान डकैत मरा, चाहे वो SP अनवर मरे, SSP अनवर मरे, वो सब तो UPA के समय में मरे थे। जी। तो ये कुछ पॉलिटिक्स हम लोग एकदम देख के, जो हमें सूट करता है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। तो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास ने कि जो जिसके दिल में होता है, उसको भगवान वैसे ही नजर आता है। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस के इतने इंटरेस्टिंग सवालों के इतने इंटरेस्टिंग जवाब देने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और शेखर से सवाल के साथ।